अभी बरसात का मौसम शुरू हुआ है। ऐसे मौसम में छुट्टी मनाने के लिए, घूमने के लिए आप कहीं जाते हैं तो सावधानी ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले ही देश ने लगातार भयानक गर्मी देखी और अब दिन में इतनी बारिश हो रही है कि पूरे सीज़न की कमी पूरी हो जा रही है। मध्य भारत में एक्सट्रीम बारिश की घटना 1950 से अब 3 गुना हो चुकी है। यानी आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि अचानक इतनी बारिश हो जाएगी, सूखी सी नदी में सैलाब आ जाएगा। हरिद्वार में भी यही हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि पानी से खेलने की गलती मत करना। गाड़ी पूरी डूबी पड़ी वो। अबे गाय, ओए अबे गाय दूसरी भी गई। तेरी एक और आ गई। अरे आदमी तो नहीं है। रेडा 8 गाड़ी हो गई। 8 हो गई, 8 7 ही हो गई, 8वीं एरी व्हाइट वाली। 1 2 3 4 5 6 एक करके ऐसी करीब 8 गाड़ियां थी जो हरिद्वार में अचानक आए पानी का शिकार हुई। अरे पार्किंग में से नहीं गई है, नदी में से गई है। ये नदी में खड़ी कर रखी है। ये बच जाएगी अगर यहाँ अटक गई तो। एक गाड़ी पूरी डूबी पड़ी वो। ये बॉडी वाले की है। गाड़ियां बह रही थी, गाय बह रही थी और किनारे पर मौजूद लोग हक्के बक्के होकर इन तस्वीरों को देख रहे थे। गाय अबे यार, गाय तो आ जाएगी। अरे यार गाय ओए गलत जगह फंस गई यार। भाव में होती ना उधर निकल जाती गाय अंदर यार। पानी का बहाव बढ़ता जा रहा था और गाड़ियों के किनारे आने या फिर सुरक्षित रहने की कोई उम्मीद बाकी नहीं दिख रही थी। तेरी एक और आ गई। अरे आदमी तो नहीं है। रेडा अरे आदमी तो नहीं है उसमें। वो वाली गई जा, हर की पड़ी जाएगी। वो भी हर की पड़ी जाएगी। 2 गाड़ी तो बह चुकी है। एक वो जा रही, एक ये भी गई। ये निकल गई, ये भी निकल रही है। ये भी निकल गई। तमाम गाड़ियां पानी के बहाव में खिलौने की तरह बहती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ गाड़ी के मालिक भी वहां मौजूद थे जो बेबस होकर इस तस्वीर को देख रहे थे। कौन सी आपकी? कौन सी? वो जो बह रही है सारी गई भाई, पानी तेज हो गया। अचानक कुछ गाड़ियां उल्टी होकर नदी के पानी में बहने लगती। अब सवाल यह है कि अचानक ये गाड़ियां सैलाब का शिकार कैसे बनी? तो इस सवाल का जवाब भी वीडियो में ही मौजूद है। पलट गई तो बहुत तेजी से जाएगी है। बोलते हैं बरसात में इधर गाड़ी न खड़ा कर। टोटल 6 गाड़ी हैं। 6 नहीं 7 गाड़ी हैं। तो पूरा प्रेशर पड़ रहा है, नदी आ गई बढ़ के। ये हर बार का रहा है। बताते हैं लोगों को इधर मत लगाया करो नदी में। चंद पैसों के लालच में लग गया तेल। और पार्किंग में खड़ी करते नहीं होता है सर। सुनिए, दरअसल ये पानी जिस रास्ते से गुजर रहा है ये नदी का रास्ता है। शनिवार सुबह तक यहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं था। ये सूखी नदी का रास्ता है जहाँ लोगों ने पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी थी। हादसे के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता सूखी नदी तक पहुँचे जहाँ शनिवार को दोपहर 3 बजे के बाद पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद अचानक पानी सैलाब की शक्ल में नीचे पहुँचा था। इसी सड़क पर आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां जो है वो यहाँ पर पार्क की गई हुई थी, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 100-150 मीटर के बाद जो है वो एक श्मशान घाट जो है वो पड़ता है और वहाँ पे जो लोग आते हैं अपने सगे संबंधियों का क्रियाक्रम कराने के लिए, वो अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो इसी सड़क पर पार्क करते हैं। लेकिन कल जैसे ही यहाँ पर बारिश हुई उसके बाद जो एक बाढ़ जो है वो यहाँ पर आ गई पीछे से, और उसके बाद जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर सड़क पर मौजूद थी उन सभी गाड़ियों को जो बाढ़ अपने साथ बहा करके ले आए। 2 गाड़ियां जो हैं वो यहां से निकाली जा चुकी हैं पानी से, लेकिन अभी भी एक गाड़ी वहां पर फंसी हुई है और बाकी की जो 5 गाड़ियां थी वो गंगा नदी में, चूंकि बहाव तेज था बारिश की वजह से, इस वजह से जो है वो बाकी की गाड़ियां आगे हर की पैड़ी में और कुछ गाड़ियां जो है वो डाम कोठी तक जाकर के जो है वो फंसी हुई थी। आधे घंटे की बारिश में ही एकदम पानी आया, इकट्ठा पानी इतना आया कि गाड़ियाँ 6 गाड़ी एक साथ बह गई। 6 एक साथ वही, फिर 2 बाद में वही है 8 गाड़ी गई। टोटल 8 गाड़ी हमारे सामने, नजर के सामने। उधर से गाड़ी पे पानी प्रेशर लगा तो गाड़ी सारी नदी में आई
तो ये पिलर था, पिलर से टकरा टके सारी गाड़ियाँ डैमेज हो गई थी आधे से ज़्यादा ना। हम बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी के रास्ते में मत आइए, अपनी जान जोखिम में मत डालिए, क्योंकि पानी बिना किसी चेतावनी के आता है। तस्वीरें केदारनाथ धाम से आई हैं। सैकड़ों टन बर्फ तूफान की शक्ल लिए नीचे बढ़ रही है। केदारनाथ धाम में आए एवलांच ने 2013 में हुई त्रासदी की याद दिला दी। तूफान की शक्ल में गिरती बर्फ गांधी सरोवर की पहाड़ियों से ही आ रही थी। दरअसल केदारनाथ में चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने की वजह से ये तस्वीर सामने आई थी। सुबह करीब 5:46 का वक्त हो रहा था जब पहाड़ से बर्फ नीचे आने लगी। बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से ये हिमस्खलन हुआ था। पर्यावरण के जानकार बार बार इस तरह के हिमस्खलन को खतरनाक बता रहे हैं। हालांकि इस घटना में किसी को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। केदारनाथ घाटी में हुई बारिश के बाद केदारनाथ हाईवे की तस्वीर देख लीजिए। हाईवे पर पहाड़ टूटकर गिरा हुआ था, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों छोर पर हजारों की संख्या में कई घंटों तक यात्री फंसे रहे। पहाड़ के साथ साथ मैदान पर भी मौसम रौद्र रूप दिखा रहा है। तस्वीरें गुजरात के सूरत शहर से आई हैं। जरा ध्यान से देखिए कि अगले कुछ सेकंड में यहाँ क्या होने वाला है। 2 महिलाएं आराम से सड़क पर जा रही हैं। खतरे की कोई आहट तक नहीं, लेकिन अचानक बिजली के 2 खंभे स्पार्क होते हुए नीचे गिरते हैं। सड़क से गुजर रही दोनों महिलाएं बाल बाल बच जाती हैं। हादसा इतना खतरनाक था कि 7 से 8 लोग जद में आए, लेकिन जान बच गई। शहर में लगातार बारिश की वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बारिश ने सूरत की शक्ल तो बदली ही है। सूरत के साथ साथ अहमदाबाद का हाल देख लीजिए, जहां एक दिन की बारिश के बाद कई मोहल्लों में कमर तक पानी भरा हुआ था। बारिश की मार ऐसी कि सिर्फ कमर तक पानी नहीं था, बल्कि भरी पूरी सड़क मिट्टी की तरह भरभरा कर ढह रही थी। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सड़क की सिर्फ परत है, नीचे सब कुछ खोखला है और वो एक झटके में गड्ढे में समा गया। जरा देखिए, जो सड़क पाताल लोक में समा रही थी, उससे कुछ फीट दूरी पर वाहन आराम से गुजर रहे थे। यह हादसा किसी की जान भी ले सकता था। हैरान करने वाला ये वीडियो अहमदाबाद के शेला इलाके का है। यहाँ स्काई सिटी रोड के पास 30 फीट चौड़ी सड़क बड़े से गड्ढे की शक्ल में बदल गई। एक दिन के भीतर रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने गुजरात के कई शहरों का हाल बिगाड़ दिया है। अहमदाबाद के बाद चलिए गांधीनगर, जहां भारी बारिश के साथ कार ही गड्ढे में समा गई। गड्ढा इतना गहरा कि कार का एक पूरा हिस्सा ही अंदर चला गया। हैरान करने वाली बात यह है कि सड़क देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत पुरानी है। तो क्या पहली बारिश में ही भ्रष्टाचार की कीमत चुकाने लगे हैं आम लोग? और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को खूब सुनाया। भाषण के बीच एक ऐसा वक्त आया जब राहुल ने हिंदू धर्म और हिंसा को लेकर बयान दिया। फिर क्या था, दोनों तरफ से सियासी तलवारें खिंच गई। राहुल ने हिंदू को हिंसा से जोड़ा तो पहली बार पीएम मोदी ने अपनी सीट से खड़े होकर पलटवार कर दिया। खूब हंगामा मचा। अब बीजेपी नेताओं ने राहुल के बयान को हिंदुओं के अपमान से जोड़ दिया है और माफी की मांग तेज हो गई। हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य, आप हिंदू हो ही नहीं। हंगामे और नारेबाजी की ये तस्वीरें लोकसभा की है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता विपक्ष राहुल गांधी जवाब दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान हिंदू शब्द पर ऐसा घमासान मचा कि बवाल थमते नहीं थमा।
जमकर नारेबाजी हुई और दोनों ओर से खूब हंगामा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture, Shiva. राहुल पूरी तैयारी के साथ आए थे। अपने भाषण के दौरान राहुल ने भगवान से लेकर इस्लाम और गुरु नानक तक का जिक्र किया। सदन में भगवान शंकर की तस्वीर लहराई, लेकिन हिंदू और हिंसा की बात को जोड़कर राहुल सत्ता पक्ष की नजर में खटक गए। राहुल के बयान पर बीजेपी की तरफ से पहले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला। भारी शोरगुल और हंगामे के बीच राहुल एक छोर से डटे रहे और वहीं बीजेपी भी राहुल के आरोपों का एक एक कर जवाब देती रही। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए। संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है, और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा सर। संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान को झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। राहुल ने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। वहीं अमित शाह ने एक बार फिर खड़े होकर राहुल के बयान का खंडन किया। बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है। पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रखिए साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। राहुल ने अग्निपथ स्कीम पर भी सत्ता पक्ष को जमकर सुनाया। इसे यूज एंड थ्रो वाली योजना बता दी। राहुल ने कहा अग्निवीरों को आज शहीद तक का दर्जा नहीं मिल रहा, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा राहुल संसद में भ्रम फैला रहे हैं। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आम जवान को पेंशन मिलेगी। जरूर दुख होगा, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर। कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। राहुल पेपर लीक से लेकर किसान, एमएसपी, ईडी की कार्रवाई, मणिपुर के मुद्दे पर बोलते रहे और दावा ये किया कि इस बार बीजेपी गुजरात की सीटों पर हार रही है। जाहिर है आने वाले दिनों में भी राहुल के आरोपों पर संसद के मौजूदा सत्र में खूब सियासत गरमाने वाली है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल के आरोपों पर क्या बोलेंगे। इसका कम से कम बीजेपी को तो अब बेसब्री से इंतजार रहने वाला है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में यूपी की फैजाबाद सीट हार गई। इसी लोकसभा में अयोध्या भी है। अयोध्या की हार बीजेपी के लिए एक टीस की तरह है। विपक्ष नहीं चाहता कि इस टीस को बीजेपी भूले। यही वजह है कि स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद को पहले संसद में आगे की सीट मिली। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उन्हें अपने साथ ट्रॉफी की तरह लेकर चल रहे हैं और अब तो अवधेश प्रसाद का नाम डेप्यूटी स्पीकर की रेस में आ गया है। तस्वीरें 26 जून की हैं। लोकसभा में जब मेरठ से बीजेपी सांसद और टीवी धारावाहिक रामायण के राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल शपथ ले रहे थे। अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल
तो सदन में मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जय अवधेश के नारे लगाए थे। जय श्री राम, जय भारत। नारे लगाने का मकसद साफ तौर पर बीजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश भर थी, क्योंकि जिस भगवान राम के नाम पर बीजेपी हमेशा से राजनीति करती आई थी, जिस पार्टी की बुनियाद ही राम के नाम पर टिकी थी, उसी फैजाबाद सीट पर पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को ना तो भगवान राम का साथ मिला और ना ही अयोध्या में मंदिर बनाने का कोई फायदा हुआ। जिस सीट पर बीजेपी सबसे बड़ी जीत होने का दावा कर रही थी, वहां से उम्मीदवार लल्लू सिंह चुनाव हार चुके थे। फैजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को 5,51,581 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 4,95,682 वोट ही मिल पाए। नतीजा, अवधेश प्रसाद 56,000 वोटों से जीत गए। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद पर विपक्ष के साझा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीते शुक्रवार को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ बातचीत में अवधेश प्रसाद का नाम आगे बढ़ाया। टीएमसी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस भी अवधेश प्रसाद के नाम पर सहमत है। इन्हीं अवधेश प्रसाद को अब लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बनाने की चर्चा जोरों पर है। जो अन्य दलों का फैसला होगा और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। 17वीं लोकसभा में पहली बार डिप्टी स्पीकर का पद खाली नहीं होता था, लेकिन आपने 5 साल तक वो पोस्ट को खाली रखा और कहते तो बाहर ये है कि संविधान के तहत हम सब कुछ काम करते हैं, लेकिन आप काम जब देखते हैं आप उसके उल्टा और विपरीत करते रहे। प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोककर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक अकेले पर आज कितने लोग भारी हैं? अवधेश प्रसाद पर दाव खेलकर दरअसल इंडिया ब्लॉक दलित कार्ड खेलना चाहता है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे फायदा हो सके। अवधेश फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। फैजाबाद से बीजेपी उम्मीदवार को हराया है। फैजाबाद सीट में ही अयोध्या शामिल है। अयोध्या में जीत से बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश है। अवधेश प्रसाद दलित समाज का चेहरा है। विपक्ष की योजना किसी भी तरह अवधेश प्रसाद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताने की है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव, सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड करता है। अपने नेता से बातचीत करेंगे और हमारे नेता की जो राय होगी और वो जो राय अन्य नेताओं से मिलकर बनाएंगे तो उसमें मेरा भी सहयोग रहेगा। इधर एनडीए का कहना है विपक्ष चाहे तो डिप्टी स्पीकर पद के लिए चुनाव करा ले, वहाँ भी उसे हार का मुंह देखना पड़ेगा। अगर विपक्ष इस पर चुनाव कराना चाहता है तो वो चुनाव में भी आंकड़ा उनके पक्ष में नहीं, वहाँ भी उनको निराशा ही हाथ लगेगी। देश के 10 प्रांतों में उनकी सरकारें हैं, वहाँ भी डिप्टी स्पीकर का पद है। वो एक चार्ट बना के दे दें किस प्रांत में उन्होंने भाजपा को डिप्टी स्पीकर का पद दिया है। अपने 10 प्रांतों में परिवर्तन कर दें, स्पीकर के साथ साथ डिप्टी स्पीकर भाजपा को दे दें, इसके बाद मांग करें। विपक्ष जब अपनी हठधर्मिता से सदन चलने में बाधा उत्पन्न करता है, जब किसी अच्छे काम का विरोध करने का मन बना लिया है, तो सहमति कहाँ बनाना चाहते हैं।